हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। एडिटोरियल हम स्टार्ट करें उससे पहले जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि शाम को 5 बजे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और भविष्य में कोई भी और वीडियो में अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें। उसके बाद आप ये कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का बैच, RAS मेंस का बैच, SSC CDS वाले बच्चों के लिए कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एक बार विजिट करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे उसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, कॉमन एरर्स। इसके बाद में हम आएंगे आज के सेशन पर। और जैसा कि तुम लोगों की डिमांड थी, अब प्लीज़ कुछ भी मत बोलना कि ब्लैक कलर अच्छा है, वाइट कलर अच्छा है। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर प्रिंट आउट निकालना होता है तो वाइट ठीक रहता है, इसलिए मैंने वाइट बैकग्राउंड अब ले लिया है और यही परमानेंट हम रखेंगे। चलो सर, द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी इज डिपेंड सोलली ऑन बीइंग सीन एज फेयर पर्टिकुलरली बाय द लूजर। क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता इज डिपेंड्स, देखो याद रखो हमेशा कि बी की फॉर्म कोई भी होती है उसके साथ में कभी भी, मतलब बी मतलब इज एम आर वॉज वर, इनके साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है। याद ही रखिए इस चीज को। बी का मतलब है इज एम आर भी हो सकता है, वॉजवर भी हो सकता है, बी बीन बींग भी हो सकता है, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कभी लगती ही नहीं है। यहाँ तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी की जो विश्वसनीयता है वो डिपेंड करती है, तो इज की हमें आवश्यकता ही नहीं है। किस चीज पर डिपेंड करती है? सोलेली। सोलेली का मतलब होता है ओनली, है ना, ओनली ऑन बीइंग सीन एज फेयर। केवल इसी बात निर्भर करती है कि इसको निष्पक्ष दिखाया जाए, है ना। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की लोकप्रियता इस बात पर डिपेंड करती है कि इसको देखा जाए फेयर रूप में, निष्पक्ष रूप में, और विशेष करके किसके द्वारा? जो हारने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा। नंबर 2 कह रहा है ही सेड दैट ही हैड प्लान्स टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट द 2024 इलेक्शंस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ एस और यस नहीं लग सकता। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एस और यस गलत है। नंबर 3 पे आएंगे, द कार्ड नंबर ही बिलीव्ड वॉज हिज डिड नॉट मैच द ECI रिकॉर्ड्स। ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस टुकड़ों में बांटिए। इसको छोड़ दूं अगर मैं, तो द कार्ड नंबर वॉज हिज, सॉरी, इस पूरी चीज को अगर मैं हटा दूं, ये वाला, तो द कार्ड नंबर डिड नॉट मैच द ECI रिकॉर्ड्स। कार्ड नंबर जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था, है ना। तो इसका डिड के साथ बेस फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है तो मैच आएगा, ईडी नहीं आएगा। डू डज डिड इन तीनों के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है, तो मैच आएगा। द कार्ड नंबर ही बिलीव्ड वॉज हिज, उसे विश्वास था कि कार्ड नंबर उसका था, है ना। ये कार्ड नंबर जो उसे विश्वास था खुद उसका था, वो मैच नहीं कर रहा था ECI रिकॉर्ड से। ये ट्रांसलेशन है। नंबर 4 में कह रहा है वी मस्ट वेट फॉर द एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्ज या एक्यूजेशन। तो वी मस्ट वेट फॉर द एलिगेशंस, हमें वेट करना ही चाहिए किसका? आरोपों का, टू बी रिवील्ड, कि आरोपों को उजागर किया जाए। रिवील का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज कर दिया जाए। बिफोर फॉर्म एनी ओपिनियन, पहले कोई राय बनाए, बनाने से पहले, कोई भी राय हम बनाएं उससे पहले ये जो है ना, इसको रिवील किया जाना चाहिए, कहना है। तो यहाँ पे बिफोर जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ING लगता है, ING लगता है तो फॉर्म के स्थान पे क्या आएगा? फॉर्मिंग आएगा, ठीक है। और सच एलिगेशंस, एलिगेशंस फिर से आरोप हैं, ऐसे एलिगेशंस क्रिएट, देखो एलिगेशंस कैसा है? प्लूरल है। सच के बाद में या तो नाउन सिंगुलर आती है तो उससे पहले ए या एन आता है, या फिर नाउन है प्लूरल आती है। तो ऐसे केस में प्लूरल नाउन दे रखी है, ए और एन तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे क्रिएट आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल, तो यहाँ पे क्रिएट आएगा। ऐसे आरोप जो हैं वो सीरियस क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, गंभीर संकट पैदा करते हैं विश्वास का इन इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस, चुनावी संस्थाओं में। ये आपका, ये 5 क्वेश्चंस थे कॉमन एरर्स के। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। चलो, आज के सेशन में जो टाइटल है वो है अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है। और क्राइसिस का प्लूरल बनता है क्राइसिस। इसमें SIS जो है ना, इसके स्थान पे हम ई लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये तो क्या हो गया? प्लूरल। और ये क्या हो गया? सिंगुलर।
तो क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया, विश्वास का संकट। किसको लेकर लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को लेकर लिखा गया है। नीचे दे रखा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, मस्ट बी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सब्जेक्ट हो गया, ईसीआई इसको बोलते हैं। इससे पहले हमेशा द लगेगा, ध्यान रखना। ये जो है मस्ट बी, ये होना ही चाहिए, मस्ट लगता है मतलब जरूर से जरूर ये काम होना ही चाहिए। तो भारत के चुनाव आयोग को होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर ट्रांसपेरेंट, अधिक पारदर्शी और इम्पार्शियल। इम्पार्शियल क्या होता है, इसको हम जस्ट बोलते हैं, इसको हम फेयर बोलते हैं, इसको हम अनबायस्ड बोलते हैं, ठीक है, अनप्रेजुडिस्ड बोलते हैं। मतलब इन सभी का मतलब है निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। इन इट्स एक्शंस, अपने कार्यों में, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव किसका आ रहा है, ईसीआई का आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर से जरूर, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मस्ट दे रखा है। मस्ट बताता क्या है, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट्स को बताता है, जो भी बातें मतलब बाध्यकारी हों उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर से जरूर होना ही चाहिए क्या, अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष अपने कार्यों में। आगे कह रहा है द क्रेडिबिलिटी। अब जो नए बच्चे हैं वो समझें कि जो रेड कलर में आपको दिखेगा वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिखेगा वो डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो नोट डाउन करना है आपको। और पॉइंट्स टू रिमेंबर में हर स्लाइड में हम जो भी सीखते हैं वो मैं यहाँ पे समअप कर देता हूँ। द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये सब्जेक्ट हो गया किसकी, ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम, किसी भी चुनावी तंत्र की, और डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र की, इन जनरल। इन जनरल का मतलब होता है जनरली या नॉर्मली, सामान्यतया, ठीक है, एक फ्रेज है, इसका मतलब है सामान्यतया। इज डिपेंडेंट, इज वर्ब हो गई, और डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम एडजेक्टिव यहां पे कहेंगे। डिपेंडेंट के साथ में ऑन लगता है तो ये ऑन लगा है। सोलेली का मतलब होता है ओनली, या इसे आप कहेंगे मेयरली, या इसे आप कहेंगे जस्ट। ये केवल और केवल डिपेंड करता है किस बात पर, ऑन, ऑन को देखकर यहां पे आईएनजी आ रहा है ना। ऑन इट बीइंग सीन, वैसे तो यहां आना चाहिए था इट इज सीन, लेकिन एक्चुअल में ऑन लग रहा है तो ऑन के बाद तो आईएनजी चाहिए, इज के साथ तुम आईएनजी लगा नहीं पाओगे, इसलिए बीइंग सीन। केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि इसको देखा जाए एज फेयर, निष्पक्ष रूप में, बाई ऑल, सभी के द्वारा, पर्टिकुलरली, विशेष करके, सो बाई द लूजर, विशेष करके ऐसा देखा जाए किसके द्वारा, लूजर के द्वारा, लूजर हारने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा, ठीक है। अब क्रेडिबिलिटी जो शब्द दे रखा है इसका आप सिनोनिम लिख लीजिए। रिलायबिलिटी को बोलते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस को बोलते हैं, इंटीग्रिटी को बोलते हैं। तो रिलायबिलिटी या ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रस्ट वर्दीनेस या इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता कहते, इंटीग्रिटी ईमानदारी भी होती है। तो सब्जेक्ट है क्रेडिबिलिटी, वर्ब है इज, ये एक सेंटेंस है। क्रेडिबिलिटी जो है किसी भी, एन का मतलब है एनी, ए और एन का मतलब ही क्या होता है, एनी। तो किसी भी इलेक्टोरल सिस्टम की जो विश्वसनीयता है या लोकतंत्र की विश्वसनीयता है, सामान्य तौर पर, आम तौर पर निर्भर करती है केवल और केवल इस बात पर कि इसको देखा जाए किस रूप में, फेयर रूप में, और सीन के साथ एज लग रहा है, किस रूप में देखा जाए, व्यूड एज, सीन एज, है ना, याद रखना, बाई ऑल, सभी के द्वारा, और विशेष करके ऐसा देखा जाए किसके द्वारा, लूजर के द्वारा, जो हार रहा है उसके द्वारा। चलो सर, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु हमने सीखे हैं इस स्लाइड में। नंबर 1 पे आपने सीखा इम्पार्शियल शब्द, इसके सिनोनिम सीखे। दूसरा हमने सीखा इन जनरल, इसका मतलब क्या है ये देखा। इसके बाद में सोलेली शब्द है, इसका मतलब हमने देखा। एक सीन के साथ में हम एज लगाते हैं, ये सीखा, ठीक है। डिपेंडेंट के साथ में ऑन लगता है, ये सीखा। डिपेंडेंट के साथ में क्या लगता है, ऑन। तो ये कुछ चीजें हमने सीखी इसमें। आगे चलें, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट स्लाइड की बातें हो गई। नंबर 2 में आइए, इसमें देखो क्या कह रहा है। दिस इज कंपेरेबल टू, यह तुलनीय है, तुलना करने योग्य है। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, कंपेरेबल एडजेक्टिव है। ये इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। व्हेनेवर यू सी अ लिंकिंग वर्ब इन एनी सेंटेंस, देयर यू कैन फाइंड और you will find definitely a complement, and complement can be noun or a pronoun or an adjective, तीनों में से कुछ भी हो सकता है।
तो कह रहा है कि दिस इज कंपेरेबल टू, कंपेरेबल में क्या लगता है, टू, विद भी लगता है, कंपेयर टू, कंपेयर विद, फर्क क्या है हम बात करेंगे इसकी, एक बार ये पढ़ लेते हैं। तो दिस इज कंपेरेबल टू, ये कंपेरेबल है, टू अ जुडिशियल डिस्प्यूट, किससे तुलना करेंगे आप, ये तुलनीय है जुडिशियल डिस्प्यूट से, कोई भी न्यायिक विवाद है, और अ स्पोर्टिंग इवेंट, या फिर कोई भी खेल कार्यक्रम है, ऑन दिस काउंट, इस आधार पर, ऑन दिस काउंट का मतलब है ऑन दिस बेसिस, इन दिस रिगार्ड, ऑन दिस बेसिस कह सकते हो, इन दिस रिगार्ड कह सकते हो, ठीक है ना, इस आधार पर, ये सब मतलब हैं इसके। तो ये एक सेंटेंस हो गया, दिस इज कंपेरेबल टू, ये कंपेरेबल है, ये तुलनीय है, और तुलना किससे कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं जुडिशियल डिस्प्यूट से, ये तुलनीय है किससे, एक न्यायिक विवाद हो या फिर कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो, इस आधार पर इसकी तुलना इन चीजों से हो सकती है, ठीक है ना। ऑन दिस काउंट क्या है, इन दिस रिगार्ड हमने कहा, ऑन दिस बेसिस कहा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑन दिस पॉइंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑन दिस पॉइंट। तो साहब इसमें हमने क्या सीखा, देखो दिस की वर्ब तो इस दे रखी है, एक तो एबल वर्ड जिनके एंड में होते हैं ना, जिनके भी बाद में एबल वर्ड होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, एक तो ये याद रखना। कंपेयर जो शब्द है, कंपेयर्ड, जनरली कंपेयर्ड यूज करते हैं हम, इसके साथ में दो चीजें लगती हैं, या तो हम यूज करते हैं इसके साथ विद, या फिर हम यूज करते हैं टू। विद कब लगता है और टू कब लगता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विद कब लगता है, जब आप कंपैरिजन करेंगे, मतलब जब आपको समानता अंतर दर्शाना हो, टू डिनोट डिफरेंस। तो अंतर किस में होता है, समान चीजों में, तो जहां समान चीजें यहाँ पे कंपेयर की जाती है वहां पे तो लगेगा विद। और ये क्या है, टू डिनोट सिमिलैरिटीज, समानता दर्शाने के लिए, टू डिनोट सिमिलैरिटीज, ये डिफरेंसेस मान लीजिए ना। तो समानता दर्शाएंगे कहाँ पे, जहां पे चीजें अलग अलग हैं, है ना, तो जब चीजें अलग अलग हों वहां तो लगता है टू, और जहां चीजें समान हो वहां पे लगता है विद। तो यहाँ पे देखो इसको कंपेयर किया है चुनावी सिस्टम में फेयरनेस को, किससे, जुडिशियल डिस्प्यूट या स्पोर्टिंग इवेंट, अलग अलग चीजों से कंपेयर कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग है, टू का। आगे कह रहा है इफ द लूजर्स, अब यहाँ पे इफ है वो सपोजिशनल कंजंक्शन है, मतलब काल्पनिक वाक्यों के लिए इफ का प्रयोग हम करते हैं। द लूजर्स ये सब्जेक्ट है, यदि जो हारने वाले हैं वो सोचते हैं, ये वर्ब है। दे लॉस्ट फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, यहाँ पे इसने दैट लिया नहीं, बाकी आप चाहो तो दैट लगा सकते हो। वैसे ये दैट अंडरस्टूड है ना, बिलीव के बाद में भी जनरली हम छोड़ देते हैं, थिंक के बाद भी जनरली हम छोड़ देते हैं। लॉस्ट है वो लूज की सेकेंड फॉर्म है। तो इफ द लूजर्स थिंक, यदि हारने वाले ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने, वो हार गए, ओनली बिकॉज द प्रोसेस वॉज रिग्ड, केवल इसलिए, ओनली बिकॉज केवल इसलिए कि जो प्रोसेस था, जो तरीका था वो रिग्ड था। रिग्ड का मतलब एक प्रकार से मैनिपुलेटेड था, मैनिपुलेटेड था या डॉक्टर्ड था, मतलब उसमें धांधली हुई थी, उसमें छेड़छाड़ हुई थी, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, है ना। डॉक्टर अगर नाउन हो तो चिकित्सक होता है, डॉक्टर वर्ब हो तो मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है। डॉक्टर अकाउंट सुना होगा आपने, क्लोज टेस्ट में काम आता है। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स, तो ऐसे केस में, अब ये मैंने हाईलाइट नहीं किया भाई, अ क्राइसिस जो है सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे केस में विश्वास का संकट पैदा होता है, डेवलप होता है। बात फिर से समझिए, यदि लूजर्स सोचते हैं, यदि द लूजर्स, जो हारने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि वो हार गए, केवल इसलिए हार गए कि जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसमें धांधली हुई थी उनके खिलाफ, तो फिर विश्वास का संकट पैदा होता है, डेवलप होता है, ये मतलब है, ठीक है। द सीरियस चार्जेस, गंभीर आरोप, सब्जेक्ट हो गया। बीइंग रेज्ड अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं, ये बीइंग रेज्ड जो है ना, एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगा। वो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है ना, रहा है, रहे हैं, रही है, बीइंग जो है आईएनजी लेके आ रहा है, तो कंटिन्यूअस एक्शन में इसको मानना होता है। तो सीरियस चार्जेस, गंभीर आरोप, बीइंग रेज्ड अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने कहा था ईसीआई से पहले दे लगाएंगे, तो ईसीआई के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्षी नेता है, प्रतिपक्ष नेता है, इन द लोकसभा, लोकसभा में राहुल गांधी जिनका नाम है, हैज टू बी सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसको देखा जाना चाहिए, सब गलती है यहाँ पे, चार्जेज है प्लूरल, तो यहाँ पे आना चाहिए था हैव, उनको देखा जाना चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, यहाँ पे गलत है ना।
तो द सीरियस चार्जेस, गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, किसके द्वारा? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा, उनको देखा जाना चाहिए। हैज टू बी सीन, देखना है उनको। हैज टू हैव टू कहां लगता है? देखना पड़, कोई भी काम करना पड़ता है। यहाँ पे हैव इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि चार्जेस है। हैव टू बी सीन मतलब पैसिव तो है ही, अभी देखने वाला कोई नहीं है, तो हैव टू के साथ पैसिव कैसे बनाओगे? टू के साथ पैसिव बनाने का तरीका है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? संदर्भ। अब यहाँ पे दो तीन बातें, एक तो लोकसभा राज्यसभा, इनसे पहले दे लगता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो निश्चित होता है तो वहां पे दे लगाते हैं, अगर नाम साथ में जोड़ रखा है तो दे नहीं लगाते हैं। अपोजिशन भी निश्चित है, अपोजिशन के पहले भी दे ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेज जो है वो राइज और रेज दो प्रकार की वर्ब होती हैं। रेज होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, चूंकि रेज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चार्जेस है, चूंकि पैसिव है इसलिए पहले दे दिया है इसको, है ना, वरना रेज का ऑब्जेक्ट क्या था? चार्जेस। राइज होता है ना, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज के बाद में हम क्या नहीं लगाते? ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा देखो इसमें, तो यहां क्या बातें हैं जो सीखने योग्य हैं? एक तो आपने देखा ऑन दिस काउंट, ऑन दिस काउंट इसका मतलब होता है ऑन दिस बेसिस, इन दिस रिगार्ड, ऑन दिस पॉइंट, ये सब मतलब है। दूसरा रिग्ड क्या है? डॉक्टर्ड है, मैनिपुलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद ये पैसिव है, वैसे वॉज रिग्ड मतलब पैसिव क्या? एडजेक्टिव है, रिग्ड यहाँ पे वॉज लिंकिंग वर्ब है। फिर उसके बाद में राइज और रेज का अंतर आपको पता होना चाहिए। राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या? लोकसभा और राज्यसभा से पहले हम दे लगाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पहले दे का प्रयोग हम करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है कि ओपोजिशन से पहले हमेशा दे लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ। क्लियर है सब? आगे चला जाए। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, मैंने इसका टोन बताना भूल गया मैं शुरू में। इसका जो टोन है ना, ये एनालिटिकल टोन पे आधारित है। अभी तक देख रहे हो विश्लेषण कर रहा है लेखक, है ना, किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, एनालिसिस कर रहा है चीजों का। लेकिन जैसे जैसे आप एंड में आओगे तो एक अंतिम एक दो तीन लाइनें ऐसी आएंगी जहां लगेगा कॉशनरी टोन है, जहां थोड़ा सा सावधानी बरतने को लेखक कह रहा है, वो लास्ट में आएगा। बाकी इस पूरे पैसेज का ओवरऑल टोन जो है वो एनालिटिकल टोन है। ये मैं लिख भी देता हूँ कि इसका जो टोन है, ये फर्स्ट स्लाइड में ही आप लिख लेना भले ही, कि टोन ऑफ द पैसेज जो है वो कौन सी है? एनालिटिकल है, क्योंकि इसमें लेखक के द्वारा चीजों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट में। ही सेज, ही किसके लिए आ गया? राहुल गांधी के लिए आ गया। प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे आता है शब्द जो। ही सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया हैज, मैन, ये मैन वर्ब के रूप में है। ठीक है, और प्लान्स है वो इसका क्या है? ये इसको मानिए आपकी ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि हैज यहाँ पे पोजीशन के अर्थ में आ रहा है। मैं इसको लिंकिंग वर्ब तो नहीं कह सकता, लिंकिंग वर्ब कहूंगा तो फिर ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए थे, ही और प्लान्स। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। टू डिस्क्लोज है वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको नाउन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मोर दिया है तुलना करने के लिए दिया है, तो मोर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। रिगार्डिंग प्रेपोजिशन होता है के संबंध में। डिस्क्रिपेंसीज नाउन है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या है? नाउन है। फिर इन द, इन है वो प्रेपोजिशन है, द है वो डिटर्मिनर है, ये आपका पूरा नाउन हो गया। ठीक है, जनरल वैसे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, आम चुनाव। ठीक है, अब देखो, ही सेज वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, दैट की ही हैज प्लान्स, कि उनके पास योजनाएं हैं क्या करने की? अधिक सूचना डिस्क्लोज करने के। डिस्क्लोज क्या होता है? डिस्क्लोज का मतलब होता है एग्जिबिट, या आप इसे क्या कहेंगे? या इसे कहेंगे रिवील, या क्या कहेंगे? या कहेंगे डाइवल्ज। ठीक है, तो और ज्यादा सूचना भी ये डिस्क्लोज कर सकते हैं, ऐसा ये कहते हैं। रिगार्डिंग किस संबंध में? रिगार्डिंग का मतलब है अबाउट या कंसर्निंग, है ना, किस बारे में? डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? इरेगुलरिटी, मतलब अनियमितता, एबनॉर्मेलिटी कह सकते हो। किसमें? 2024 का जो आम चुनाव हुआ उसमें। ठीक है साहब, तो यहां
इरेगुलरिटी भी आपने लिखा तो यहाँ पे और लिख लो आप, डिस्पैरिटी कर लो, है ना, डिफरेंसेस कर लो। तो यहां तक का एक सेंटेंस पूरा हुआ। तो वो कहते हैं कि उनके पास योजनाएं हैं और ज्यादा सूचना को डिस्क्लोज करने की, किस संबंध में, अनियमितताओं के संबंध में। अनियमितताएं कौन से में? 2024 के आम चुनाव में। वन मस्ट वेट, वन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वहां पर प्रोनाउन है वन। तो वन मस्ट वेट फॉर, वेट के साथ फॉर लगता है, ये क्रिया हो गई, वेट के साथ फॉर लगेगा, ध्यान रखेंगे। किसी भी व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए, द डिटेल्स, डिटेल्स का, ठीक है, वर्णन का, ऑफ दोज एलिगेशंस, उन आरोपों का। एलिगेशंस क्या है? एलिगेशंस का मतलब है चार्जेस, या आप इसे क्या कहेंगे? एक्यूजेशंस, आरोप। दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, याद रखिए। दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो किसी भी व्यक्ति को उन आरोपों के डिटेल्स की इंतजार करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स, पहले कोई भी टिक्का टिप्पणी करने से पहले। बिफोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का चमत्कार है कि आईएनजी आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद क्रिया हमेशा आईएनजी आती है। एनी कमेंट्स में एन डिटर्मिनर है, कमेंट्स नाउन है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स, कोई भी टिप्पणी करने से पहले। और किस पर टिप्पणी? ऑन देयर मेरिट्स, देयर आ रहा है किस पे? आरोपों पे, उनकी सत्यता, उनका लेवल, उनका स्तर, उनकी वैल्यू, है ना। मेरिट्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू कह दो, ठीक है, या आप इसको क्वालिटी कह दो, या लेवल कह दो, ये सब मतलब होते हैं इसके। कुल मिला के यहां इसका मतलब है कि उनकी सत्यता पर या उनकी वैल्यू पर, कि वो कितने के, मतलब आपने जो कमेंट्स, मतलब जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कितना उसमें दम है, इस बात पर कमेंट करने से पहले किसी भी व्यक्ति को उन आरोपों के डिटेल्स के लिए इंतजार कर लेना चाहिए, ये मतलब है, ठीक है। तो वैल्यू, क्वालिटी या लेवल जो है ये हो सकता है, वर्थ भी इसको आप कह सकते हो। क्या कह रहा है? वन मस्ट वेट, वेट के साथ फॉर लगता है, वेट फॉर के जगह पे तुम अवेट लिख सकते हो। वेट फॉर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? अवेट। किसी भी व्यक्ति को इंतजार कर लेना चाहिए, किसका? डिटेल्स ऑफ दोज एलिगेशंस, उन आरोपों की डिटेल्स का। किससे पहले? कोई भी टिक्का टिप्पणी करने से पहले। और टिक्का टिप्पणी किस पर? उन आरोपों की मेरिट्स को लेकर, उनकी सत्यता, उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ को लेकर। द ईसीआई हैज कम अंडर अटैक, ईसीआई सब्जेक्ट है, हैज कम है ये वर्ब हो गई, जिसमें हैज हेल्पिंग वर्ब और कम मैन वर्ब है। अंडर अटैक मतलब इस पर हमला हुआ है। बाई पॉलिटिशियंस, किसके द्वारा? राजनेताओं के द्वारा। अर्लियर टू मतलब पहले भी ऐसा हुआ है, अर्लियर भी एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है, ठीक है। पॉलिटिशियंस नाउन है, बाई प्रिपोजिशन है। अंडर अटैक वैसे तो फ्रेज है, अंडर प्रिपोजिशन, अटैक नाउन। हैज कम में हैज हेल्पिंग वर्ब, कम मैन वर्ब। द ईसीआई में द डिटर्मिनर, ईसीआई नाउन। तो ईसीआई जो है वो उस पर हमला हुआ है राजनेताओं के द्वारा पहले भी। क्या क्या चीजें आप यहां से सीखेंगे? तो यहां सब आप सीखोगे डिस्क्लोज के सिनोनिम क्या है। और ये तो एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार देखा होगा एडिटोरियल पढ़ने के दौरान। इसके बाद डिस्क्रिपेंसी है, इसका मतलब क्या है? इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, डिस्पैरिटी, है ना, ये सब मतलब डिफरेंसेज। फिर वेट फॉर जो होता है इसके बराबर हम अवेट रख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मेरिट का मतलब क्या है ये आपने देखा। एलिगेशन का मतलब क्या है ये आपने देखा, ठीक है। ये कुछ चीजें थी इसमें, आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है कि नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जब ये मुख्यमंत्री थे, तो ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नाउन हो गया। गुजरात के जब ये चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर कोई भी पद है उससे पहले दे लगता है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन साथ में नाम दे दोगे तो फिर दे नहीं लगेगा, ठीक है। हैड रिपीटेडली, अब नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है और वर्ब है हैड, हेल्पिंग वर्ब, रिपीटेडली एडवर्ब, और ये मैन वर्ब। इन्होंने बार बार प्रश्न किए थे, किस बारे में? प्रश्न उठाए थे इम्पार्शियलिटी को लेकर। इम्पार्शियलिटी क्या होती है? फेयरनेस, निष्पक्षता को लेकर, ठीक है। ऑफ द ईसीआई, किसकी? ईसीआई की, ईसीआई से पहले द है। नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बार बार क्वेश्चन उठाए थे ईसीआई की इम्पार्शियलिटी को लेकर। मैनी ऑफ दीज चार्जेस, मैनी सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। देखो सब्जेक्ट कोई भी होता है सेंटेंस का, वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। और यहाँ मैनी प्रोनाउन है क्योंकि मैनी के बाद में नाउन तो है नहीं। अगर मैनी के बाद नाउन होता तो मैनी डिटर्मिनर कहलाता।
तो अनेक चार्जेस जो हैं, इन चार्जेस में से, इन आरोपों में से अनेक जो आरोप हैं अगेंस्ट द ईसीआई, ईसीआई के खिलाफ, आर, ये हो गई वर्ब, रेट्रिकल, ये हो गया एडजेक्टिव, और कॉम्प्लीमेंट, ये एक प्रकार से बॉम्बेस्टिक हैं, एक प्रकार से बयानबाजी हैं, बयानबाजी का अटेम्प्ट है, प्रयास है, बाय पॉलिटिकल पार्टीज, या तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और लीडर्स या नेताओं के द्वारा, टू एनिमेट सपोर्टर्स, की वो अपने सपोर्टर्स को एनलीवन कर सकें, उनको एनकरेज कर सकें, उनको मतलब इंसाइट कर सकें, ये सब मतलब होते हैं इसके। इसका मतलब एक तो एनलीवन होता है, एक इसका मतलब इंसाइट होता है, एक इसका मतलब एनकरेज होता है, एक इसका मतलब स्टिम्युलेट हो सकता है। तो प्रेरित करना, जोश फूंकना, जोश भरना, ये सब मतलब है। और बात रही रेट्रिकल की, तो ये होता है बॉम्बेस्टिक, मतलब एक प्रकार से जो बहुत ही क्या कह सकते हो, बयानबाजी वाला जो है ना, उसको बोलते हैं रेट्रिकल। तो इसको आप, एक ग्रैंडिलोक्वेंट वर्ड होता है, काफी बढ़ा चढ़ा कर बोलना कोई चीज को, वो ग्रैंडिलोक्वेंट हो सकता है। एक इसको आप कह सकते हैं वर्बोस कह सकते हैं, शब्दों की अधिकता हो, बयानबाजी मतलब वैसे मान लीजिए। तो कह रहा है कि इनमें से अनेक आरोप, दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, चार्जेस है वो नाउन है ना, अगेंस्ट है वो प्रेपोजिशन है, दे है वो डिटर्मिनर है, ये आपका नाउन है। इन आरोपों में से अनेक जो हैं ईसीआई के खिलाफ वो बयानबाजी वाले प्रयास हैं, ये नाउन हो गया, ठीक है। किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स के द्वारा। किस लिए? अपने समर्थकों में नया जोश भरने के लिए। बयानबाजी करते इसलिए, बढ़ चढ़कर बोलते इसलिए हैं ताकि बस जोश भर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? यहाँ सब इंपॉर्टेंट है कि इम्पार्शियलिटी, ये तो खैर देख ही लिया था आपने पहले ही। एक तो वर्ड है रेट्रिकल, रेटरिकल, ओरेटोरिकल भी कह सकते हो इसको आप, एक एनिमेट शब्द है, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है इन बिहार, बिहार में, ये आपका एडवर्ब हो गया भाई। वैसे तो देखोगे तो इन प्रेपोजिशन है, बिहार नाउन है, लेकिन पूरे को देखोगे तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। बिहार में, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब्जेक्ट है। इन द स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा में। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आना चाहिए, ये गलती है, एक तो द लगाना चाहिए इसमें। तो बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, तेजस्वी यादव जिनका नाम है, हैज एलिज्ड, अब ये लीडर के लिए वर्ब है, हैज एलिज्ड, इन्होंने दावा किया है। एलिज का मतलब यहां पे है क्लेम करना, एवर करना, दावा करना। हिज नेम डिड नॉट एग्जिस्ट, क्या कहा कि उनका नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उनका नाम अस्तित्व में नहीं था। ऑन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट का मतलब होता रफ, जो कच्चा, अभी पक्का नहीं है। इलेक्टोरल रोल का मतलब हो गया इलेक्टोरल लिस्ट, जो मतदाता सूची है, जो कच्ची आपने एक मतदाता सूची बनाई है, उसमें उनका नाम नहीं था। विच इज बीइंग रिवाइज्ड, अभी इलेक्टोरल रोल के लिए विच आ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट मान लिया मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन है वैसे ये, तो ये संबंध बता रहा है इससे, तो ये सब्जेक्ट हो गया इज बीइंग रिवाइज्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, जिसको कि रिवाइज किया जा रहा है, जिसको कि संशोधित किया जा रहा है। रिवाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अमेंडेड या चेंज्ड, ठीक है। इसको रिवाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? ईसीआई के द्वारा। तो बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, तेजस्वी यादव, उन्होंने दावा किया है कि उनका नाम, जो कच्ची इलेक्टोरल रोल था, लिस्ट थी, उसमें नाम नहीं था, जिस इलेक्टोरल रोल को आप रिवाइज किया जा रहा है ईसीआई के द्वारा। एज इट टर्न्स आउट, टर्न आउट का मतलब होता है हैपन या ट्रांसपायर, घटित होना, ठीक है। इट जो है वो सब्जेक्ट है, टर्न जो है वो वर्ब है, जैसा कि घटित हुआ। क्या? द इलेक्टोरल्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये जो कार्ड नंबर है, दैट ही थॉट वाज हिज, जो उनको लग रहा था, ही तेजस्वी यादव के लिए प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गई, ठीक है। और ये भी मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये इनका था, ये वॉज वर्ब हो गई इसकी। हिज यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव होता तो इसके तुरंत बाद में नाउन लग जाता, लेकिन वह नाउन नहीं है, तो हिज पजेसिव प्रोनाउन है। तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी, वो आपको समझना पड़ेगा कब क्या कहां पर है। तो जैसा कि घटित हुआ कि जो ये कार्ड नंबर है, जो उनको लग रहा था कि ये उनका है, डिफरेंट, ठीक है। एज इट टर्न्स आउट, इट की वर्ब तो ये हो गई। नंबर दैट ही थॉट वाज हिज, अब ये ही की वर्ब वाज, ठीक है। नंबर दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है,
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट दे रखा है नंबर, इसकी वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। और इज, ये फिर से आओ इस कार्ड नंबर पर, ये कार्ड नंबर जो है वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट हो गया एडजेक्टिव, इज हो गई लिंकिंग वर्ब, ये अलग है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, किससे, द वन इन द ईसीआई रिकॉर्ड, जो कार्ड नंबर ईसीआई के रिकॉर्ड्स में है उनसे। रेजिंग, उठाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या उठाते हुए, अ न्यू कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद रेज करते हुए, रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी न्यू जो है एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर। तो जैसा कि घटित हुआ क्या, कि जो कार्ड नंबर है जो उनको लग रहा था कि ये उनका है, ठीक है, वो अलग है उससे जो ईसीआई के रिकॉर्ड्स में है, ठीक है, और इस प्रकार से एक नया विवाद जन्म लिया। तो यहाँ क्या क्या बातें आपको सीखने योग्य हैं, तो एक तो आप देखेंगे ड्राफ्ट क्या हो, ड्राफ्ट का मतलब होता है ब्लूप्रिंट कह दो, रफ कह दो, ठीक है। एलेज क्या है, एलेज का मतलब क्लेम या एवर है, दावा करना है। फिर टर्न आउट क्या है, तो टर्न आउट का ट्रांसपायर मतलब सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज सामने आती है, एकदम विपरीत चीज समझ में सामने आती है, उसको बोलते हैं। अचानक से एक अचंभा सा हुआ इनको, इनको लग रहा था कि इनका कार्ड नंबर है, उसमें जो नंबर था वो अलग था ईसीआई के रिकॉर्ड से, तो इसलिए इसको कहा टर्न आउट। फिर इसमें डिफरेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंट अपने बाद में फ्रॉम लेता है। इसके बाद में और तो क्या ही है, रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे कह रहा है पॉलिटिशियंस शुड बी रेजिंग क्वेश्चंस, पॉलिटिशियंस को प्रश्न उठाने चाहिए, क्या सब्जेक्ट है, पॉलिटिशियंस। शुड बी रेजिंग ये वर्ब हो गई, रेज का ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चंस। अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया के बारे में, ये प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, नाउन है, ये वाला एडजेक्टिव है, ये वाला डिटरमिनर है, ठीक है। तो राजनेताओं को प्रश्न उठाने चाहिए चुनावी प्रक्रिया के बारे में, ओनली व्हेन, केवल तभी उठाने चाहिए जब देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, जब वहां मजबूत आधार हो, ग्राउंड्स का मतलब है बेसिस हो, ग्राउंड्स का मतलब है कोज हो, ठीक है, ग्राउंड का मतलब है रीजन हो, तो ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब होता है कारण, ठीक है, ग्राउंड्स का मतलब क्या है, रीजन, कोज, बेसिस, ये सब। फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का, फॉर प्रिपरेशन तो आईएनजी लग गया। तो राजनेताओं को प्रश्न उठाना चाहिए चुनावी प्रक्रिया के बारे में, केवल तभी उठाना चाहिए। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये दो तीन लाइनें ये बताएंगी, क्वेश्चनरी है, एक वार्निंग सिग्नल है लेखक का कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्वेश्चन सावधानी बरतने को कह रहा है। तो राजनेताओं को प्रश्न उठाने चाहिए चुनावी प्रक्रिया के बारे में, केवल तभी जब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हो ऐसा करने के। ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम, ट्रस्ट सब्जेक्ट हो गया, ट्रस्ट के बाद में इन लगता है, ध्यान रखिएगा ट्रस्ट किस में है, बिलीव में भी इन लगता है। चुनावी तंत्र में विश्वास, इज वर्ब हो गई, ठीक है। फाउंडेशनल, फाउंडेशनल का मतलब है फंडामेंटल है, मौलिक है, बेसिक है, फंडामेंटल कह दो, बेसिक कह दो। तो चुनावी तंत्र में जो विश्वास है वो मौलिक है, किस लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व से संबंधित जो लोकतंत्र है, ऐसा होता है जहां पे रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं नेता लोग, उसको बोला है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो चुनावी तंत्र में विश्वास वो मौलिक है, किस लिए मौलिक है, फंडामेंटल किसके लिए है, उसके लिए टू लग रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पे आपने सीखा ग्राउंड्स का मतलब क्या है, ग्राउंड तो होता है मैदान, और ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार या कारण, ठीक है। और तो क्या ये ट्रस्ट के साथ में इन लगता है, ध्यान रखिए, बिलीव में भी इन लगता है, बिलीव इन योर सेल्फ, ऐसा करके कहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है साहब। तो ये था आज के इस सेशन में, मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।